हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की क्या है तैयारी। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास क्यों लगी है अमेरिकी और भारतीय जवानों की भीड़, बताएंगे आखिर होने क्या वाला है। अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी बताएंगे तो वहीं बताएंगे भारत के लिए क्यों जरूरी है ब्रिक्स, जिसमें शामिल होने के लिए रूस पहुंचे जेम्स बॉन्ड डोभाल। जी हाँ, तो वहीं बताएंगे चीन के साथ व्यापार को लेकर जर्मनी से एक बार फिर बोले विदेश मंत्री जयशंकर जी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ड्रैगन के साथ ये मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दोस्तों, तो वहीं बताएंगे मुसलमानों को भड़का रहा भगोड़ा जाकिर नाइक, जिसके बाद क्यों सरकार को बचाव में उतरना पड़ गया। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और निरंतर भारत देश में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की क्या है तैयारी। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास क्यों लगी है अमेरिकी और भारतीय जवानों की भीड़, बता दें भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं जिनमें भारतीय और अमेरिकी जवान एक साथ मिलकर खड़े हैं। ये एक्सरसाइज पाकिस्तान बॉर्डर के पास चल रही है। दोस्तों बताते हैं ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारत की तरफ से टॉप रेंज की क्षमता को दिखाया जाएगा और अमेरिका भी अपनी तरफ से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम तैनात किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों के जवानों मिलकर एक दूसरे के हथियारों को चलाएंगे, जिससे उन्हें इसकी क्षमता का पता चलेगा। अमेरिका के जवान भारत में बने हथियारों के बारे में जान और समझ पाएंगे। भारतीय सेना भी अमेरिकी हथियारों की ट्रेनिंग ले पाएंगे। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि ये युद्धाभ्यास पाकिस्तानी बॉर्डर के पास हो रहा है, जो पाकिस्तान को दुखी में जरूर डाल देगा, उसकी हार्ट बीट को बढ़ा सकता है। दोस्तों वहीं ऐसे में आप लोग इंडियन आर्मी को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा, ताकि भारतीय सेना अपना बेस्ट दे सके। तो वहीं बता दें भारत के लिए क्यों जरूरी है ब्रिक्स, जिसमें शामिल होने के लिए रूस पहुंचे हैं जेम्स बॉन्ड, बोले तो अजीत डोभाल जी। बता दें अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जेम्स बॉन्ड ने के नाम से मशहूर अजीत डोभाल रशिया पहुंचे हैं। यह सम्मेलन रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। रशिया में आयोजित यह ब्रिक्स वार्षिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक वैश्विक सुरक्षा चिंताओं और संघर्ष समाधान पर केंद्रित होने की संभावना है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता में मध्यस्थता के लिए भारत, चीन और ब्राजील पर भरोसा जताया है, जो ब्रिक्स के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाता है। यूक्रेन ने भी कूटनीतिक समाधान के लिए भारत की स्थिति का समर्थन किया है। दोस्तों ब्रिक्स प्लस एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ब्लॉक के रूप में उभरा है। ये उभरती वैश्विक व्यवस्था और बहुपक्षीय साझेदारी को नया रूप दे रहा है। ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से लेकर अब सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई और मिस्र तक के इसके विस्तार ने इसके बढ़ते भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को पुख्ता किया है। ऐसे में भारत के लिए वाकई में बहुत अहम होने वाला है ये सम्मेलन। दोस्तों लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जेम्स बॉन्ड वहां पहुंचे हैं, जो कि मल्टी प्रोग्रामर माने जाते हैं। एक समय में ये बहुत से मुद्दे सुलझा सकते हैं। ऐसे में यूं ही इनको जेम्स बॉन्ड नहीं कहा जाता। तो वहीं बता दें चीन के साथ व्यापार पर शर्तें हमारी, जयशंकर ने क्यों कहा कि ड्रैगन के साथ ये मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। बता दें चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते, हम व्यापार के मामले में चीन से करीब नहीं है, कोई भी ये नहीं कह सकता। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यह बयान बर्लिन में चल रहे जर्मन विदेश कार्यालय के राजदूतों के सम्मेलन में कही। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि हम चीन के साथ व्यापार के करीब नहीं हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते। मुद्दा यह है कि आप किस शर्त पर व्यापार करते हैं, ये कहीं अधिक जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ भी नहीं है। इस सम्मेलन में जर्मन विदेश मंत्री एना लेना बारबॉक और दिल्ली में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन भी मौजूद रहे। तो वहीं बता दें भारत का बढ़ रहा वैश्विक प्रभाव, अमेरिका पहुंचे कांग्रेसी नेता शशि थरूर का बड़ा बयान, जमकर की तारीफ। जी हाँ, कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने यहाँ राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट में संवाद के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक शक्ति के तौर पर भारत के महत्व पर जोर दिया। थरूर ने कहा कि भारत महत्व रखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में जो भी कुछ हो रहा है वो दुनिया की आबादी के छठे हिस्से को प्रभावित करता है। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने विस्तार से कहा है कि क्रय शक्ति के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के मंच पर अब इसे नजरअंदाज या कम करके आंका नहीं जा सकता। तो वहीं बता दें वक्फ बिल पर भारतीय मुस्लिमों को बरगला रहा था भगौड़ा जाकिर नाइक, केंद्रीय मंत्री रिजिजू को देना पड़ गया। दोस्तों एक्स पर जवाब। बता दें सरकार को क्यों बचाव में उतरना पड़ गया। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विदेशी धरती पर भारतीय मुसलमानों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश करने वाले जाकिर नाइक को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। उन्होंने भगौड़े इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर झूठा प्रचार करने और भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और
नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोप में वांटेड हैं और 2016 से देश से बाहर हैं। रिजिजू ने नाइक के ऑनलाइन पोस्ट को भ्रामक और झूठा प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि कृपया हमारे देश के बाहर से निर्दोष मुसलमानों को गुमराह न करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। दुष्प्रचार से गलत नैरेटिव बनते हैं। तो वहीं दोस्तों बता दें, भारत में सिखों की स्थिति पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी भूचाल। बीजेपी ने याद दिलाया 1984 का नरसंहार दोस्तों, और यहाँ तक कह दिया है कि सिख की टिप्पणी के बाद आपको अदालत तक घसीटेंगे। बता दें, अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी कई कार्यक्रम में मोदी सरकार की कमियों को गिनाते दिखाई दिए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने सिखों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर बवाल मचा है। भाजपा ने भी उस पर अपना कड़ा ऐतराज जताया। सिखों पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कांग्रेस नेता को चुनौती दी कि उन्होंने वर्जीनिया में सिखों के बारे में जो भी कुछ कहा उसे भारत में दोहराएं, फिर वे विपक्ष के नेता के खिलाफ मामला दायर करेंगे और उन्हें अदालत में घसीटेंगे। जी हां, भाजपा नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार किया गया और ये तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। आरपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गई, उनके बाल काट दिए गए और दाढ़ी मुड़वा दी गई। राहुल गांधी ये नहीं कहते हैं कि ये सब तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वो सिखों के बारे में जो भी कुछ कह रहे हैं उसे भारत में दोहराएं और फिर मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा और उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। जी हां, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कभी भी देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का एक पद एक जिम्मेदारी वाला पद होता है। दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी और क्या वो गुरुद्वारे में जा सकेगा। राहुल गांधी ने कहा सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। आपका नाम क्या है? लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। जिसके बाद दोस्तों भाजपा हमलावर हो गई राहुल गांधी पर और क्लियर कह दिया है कि दोबारा से ये बयान भारत में दिया जाए तो हम तुमको कोर्ट में घसीटेंगे। तो वहीं बता दें भारत पर अब क्यों भड़की बांग्लादेश की नई सरकार, कहा स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आए दिन भारत पर कोई ना कोई आरोप लगा रही है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ काफी बढ़ गई है, जिसे रोकने के लिए आए दिन सीमा पर झड़प देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सीमा पर घुसपैठ की कोशिश वाली समस्या को अनदेखा करते हुए एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की है। सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि सीमा पर होने वाली हत्याएं बांग्लादेश और भारत के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने में बाधा बनी हुई है। विदेश मंत्रालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में तौहीद हुसैन ने कहा कि हम निश्चित रूप से भारत के साथ समानता पर आधारित अच्छे संबंध चाहते हैं। द्विपक्षीय संबंध दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। सीमा पर हत्याएं दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों में बाधा है। दोस्तों भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। तो वहीं बता दें जवात अल रबात का सबसे बड़ा दावा, कहा पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हामिद और इमरान खान का आतंकी संगठन अलकायदा से है संबंध, जिसके बाद पाकिस्तान में मच गया तहलका। दोस्तों जवात अल रबात संगठन ने सबसे बड़ा दावा किया। संगठन ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व डीजी आईएसआई फैज हामिद के आतंकवादियों और अलकायदा से संबंध है। जवात अल रबात के प्रवक्ता अबू उसामा अल मसरी ने बयान जारी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर पर टीटीपी के साथ मजबूत संबंध रखने और वित्तीय सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। हम साफ तौर पर कहते हैं कि अफगान और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, जबकि आप पाकिस्तान विरोधी ताकतों का हथियार हैं। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त फैज हामिद देश के लिए एसेट थे जिन्हें बर्बाद कर दिया गया। साल 2019 और 2021 तक आईएसआई की कमान संभालने वाले हामिद को तत्कालीन प्रधानमंत्री खान का करीबी माना जाता है। तो वहीं लगे हाथ आपको यह भी बता दें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री का अपहरण सेना के खिलाफ दिया था इसने भाषण। इमरान खान की पार्टी के हैं ये नेता। दोस्तों पाकिस्तान में शहबाज सरकार को दी धमकी तो गायब हुए मुख्यमंत्री। वकील ने कहा घंटों से फोन भी है बंद। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता की तरफ से बढ़ता चला जा रहा है और जेल में बंद इमरान खान की पार्टी ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्हें 2 हफ्तों के भीतर रिहा नहीं किया जाता है तो देश भर में प्रदर्शन की कोई दिशा नहीं रहेगी। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान मुश्किल स्थिति में फंस सकता है। तो वहीं अब खैबर पख्तूनख्वा के सूचना सलाहकार बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बताया
बताया है कि मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रही हैं और उनके फोन नंबर भी बंद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी शासन ने उन्हें अगवा कर लिया है। तो वहीं बता दें, शिनजियांग की तरह बलूचिस्तान को जेल बनाने की तैयारी, चीनी तरीके से बलोचों को दमन करेगा पाकिस्तान। क्या है प्लान, बता दें। बलूचिस्तान में तेज हो चुकी अलगाववाद की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान दमनकारी रवैये पर उतर आया है। पाकिस्तान की सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के शिनजियांग की तरह बलूचिस्तान को जेल बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बलूचिस्तान में नजरबंदी केंद्र बनाने की योजना तैयार की है। ये नजरबंदी केंद्र जेल ही होंगे जिनमें बलूच आंदोलनकारियों को आतंकवादी घोषित करके रखा जाएगा। 26 अगस्त को बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में सिलसिलेवार हमले किए थे। इन हमलों में सुरक्षा बलों के जवानों समेत 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं बता दें, अब लिथुआनिया पर क्यों मंडरा रहा रूस के हमले का खतरा, क्या है अक्टूबर का प्लान, दोनों पड़ोसियों में क्यों है खींचतान। बता दें, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से ही रूस का पड़ोसी देश लिथुआनिया मॉस्को के निशाने पर है। अब दोस्तों खबर यह है कि रूस अक्टूबर में लिथुआनिया पर बड़े पैमाने पर हमला बोल सकता है, क्योंकि लिथुआनिया रशिया के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लिथुआनिया ने रूसी हमलों के भय से अपने नागरिकों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर तक लिथुआनिया अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की योजना को पूरा कर लेगा। लिथुआनिया उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश है। ये 1990 में यूएसएसआर से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। वहीं बता दें, अमेरिका और चीन की सेना आई एक साथ पहली बार ब्राजील के ऑपरेशन फार्मोसा में लिया हिस्सा। पाकिस्तान को भी किया इनवाइट। बता दें, चीन और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों की सेनाएं आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। अमेरिका और चीन ने पहली बार ब्राजीलियाई सशस्त्र बलों के नेतृत्व में संयुक्त सेनाभ्यास ऑपरेशन फार्मोसा में भाग लेने के लिए अपने सैनिकों को भेजा है। पिछले साल ऑपरेशन फार्मोसा में दक्षिणी कमान के अमेरिकी सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जबकि चीन ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया था। 1998 से आयोजित किया जा रहा ऑपरेशन फार्मोसा लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक है। हालांकि ये पहली बार है जब चीन और अमेरिका दोनों ने अपने सैनिकों को इसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीलियाई सेना के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी नौसेना के 33 और अमेरिकी नौसेना के 54 लोग इस साल ऑपरेशन फार्मोसा में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं बता दें, क्या बर्खास्त हो जाएगी केजरीवाल की सरकार। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजी बीजेपी विधायक की चिट्ठी। दोस्तों, आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने के बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बार बार सीएम केजरीवाल द्वारा जेल से दिल्ली सरकार चलाने की बात दोहराई है। ताजा मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगलवार को गृह मंत्रालय को भाजपा विधायकों की चिट्ठी भेजी है। इससे पहले 30 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार बर्खास्त करने की मांग की थी। जी हाँ, भाजपा ने क्लियर आरोप लगाए हैं कि राजधानी दिल्ली में बिगड़ रही है शासन व्यवस्था। यहाँ तक कि दिल्ली नगर निगम को नहीं मिल पा रहा है फंड ताकि वो काम कर सके, दिल्ली को व्यवस्थित बना सके। अब ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई में केजरीवाल की सरकार बर्खास्त हो जाएगी? जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताएगा जरूर। तो वही बता दें, देर से डैश डैश घर को लौटे। दोस्तों, जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में नहीं जाएंगे। एक ही दिन में फैसला बदलने की बता दी वजह है। जी हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल ने मंगलवार को कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने इस संबंध में बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ लोगों से गलतियां हो जाती है, मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार हूँ। लिहाजा मैंने फैसला लिया है कि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी सनातनी का दिल नहीं तोड़ूंगा। पिछले 2 दिनों में मुझे यह एहसास हुआ है कि मैंने सभी सनातनियों को ठेस पहुंचाई है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मेरी इतनी चिंता करता है। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि लोग परेशान हैं। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इससे पहले मैंने कहा था कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। अब मैं उस फैसले को वापस लेता हूँ। इस फैसले से सनातनियों का दिल टूटा है। मैंने अब किसी भी कीमत पर ऐसा ना करने का फैसला किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान करता हूँ। दोस्तों, इस पर अब आपकी क्या राय होने वाली है कन्हैया मित्तल को लेकर बताइएगा जरूर। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा आप लोग। तो वही बता दें, विनेश फोगाट के सामने बीजेपी ने किसको उतारा मैदान में? प्रत्याशी छोड़ चुका है एयर इंडिया की नौकरी। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को 21 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। भाजपा ने जुलाना सीट से युवा व नया चेहरा उतारा है। जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महिला पहलवान विनेश फोगाट के सामने भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। कैप्टन योगेश बैरागी ने 1.5 साल पहले राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वे एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना
आदर्श मानने वाले कैप्टन योगेश ने भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। दोस्तों इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य करिएगा। और दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई खबरों को समझ करके देश को मजबूत बना सके। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।